स्टैटिक जीके का मतलब है जैसे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर टेट में अगर देखें तो हम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिक टाइप में, तो कोशिश करेंगे कि हम उसको भी देख पाए। ठीक है, एनसीईआरटी को भी मैं करवाने की जो है बीच में कवर करने की कोशिश करूंगी। चलिए तो जल्दी से जो है देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी ने फिर से वीडियो ऑन रखी है, इसको ऑफ कर लो। रितु ऑफ करो अपनी वीडियो। चलिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जिन्होंने पहले कर रखा है कॉन्सेप्ट वो मुझे बताते चलेंगे साथ साथ में आज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, सेकंड नेम है उनका नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जो है हम नेशनल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। हिंदी में अगर बात करूं तो केंद्र सरकार की आज हम बात करेंगे। केंद्र सरकार के बारे में देखेंगे। इसके बीच पे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपका प्रेसिडेंट आ जाएंगे, इसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, देन पीएम आएंगे आपके, फिर आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो है हम इसमें स्टडी करेंगे आज। तो वो देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार। संघ सरकार, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका, तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी। एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका, देन सेकंड है आपका यूनियन लेजिस्लेचर, संघ विधान सभा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है आज यूनियन एग्जीक्यूटिव ही देखेंगे। उसके बीच में जो भी आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो बात की गई है, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो बात की गई है उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं आपके, एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव और सेकंड है यूनियन लेजिस्लेचर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट की। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है आपकी, यूनियन गवर्नमेंट जो है आपकी संविधान के कौन से पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5th में, और प्रोविजन किया गया है 52 से लेकर के 150 तक आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो है वो प्रोविजन किया गया है यूनियन गवर्नमेंट का। इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके। पहले प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी वे में नहीं जाएंगे इस बार। जो पावर्स रहेंगी वो मैं शॉर्ट में करूंगी, और इसकी अगर आपको फुल में वीडियोस देखनी है तो आपको जो है मैंने जो ड्राइव दी है उसमें ऑलरेडी आपको जो है उसमें अपलोड है। ठीक है, कोशिश करेंगे इस बार कि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही करवाऊंगी इसमें। प्रेसिडेंट, क्योंकि ये ऐसे तो इसको चाहे आप 2 दिन पढ़ते रहो प्रेसिडेंट को तब भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे पहले जो आपके प्रेसिडेंट यानी कि आपके राष्ट्रपति,
सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है आपके हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि भारत के प्रमुख, भारत के प्रमुख हैं। इसके बाद फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पहले नागरिक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके प्रेसिडेंट हैं, आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, भारत के लिए एक क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इस राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होंगे उसका जो प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 54 में कहा गया कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनका जो इलेक्शन होगा वो आर्टिकल 50 इलेक्शन जो होगा वो आर्टिकल 54 के थ्रू होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रावधान किया गया है वो किस में किया गया है, आर्टिकल 54 में किया गया है। इसके बाद अब इलेक्शन जो होने वाले हैं उसको कौन कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, आवाज तो तब आएगी ना जब आपने माइक ऑन किया होगा। एक मिनट रुको। कितनी बार बोल के रखा है सभी को कि जो आपकी साउंड है आपको तभी आएगी जब आप माइक एक बार ऑन करेंगे देन ऑफ करेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद ऑफ करते हैं तभी साउंड आती है, और वीडियो जो है वो ऑफ ही रखा करो। अब यहाँ से मैं आपका माइक ऑन नहीं कर सकती हूँ जब तक आपने एक बार ऑन नहीं किया है। मैं तभी ऑफ ऑन कर पाऊंगी यहाँ से जब आपने एक बार उस पर क्लिक किया है। फर्स्ट टाइम जो है वो आपको ही क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से क्लिक नहीं होगा। अगर बीच में कई बार हो जाता है कि आपका जो है, कई बार चलो हो भी जाता है कि नहीं पता होता है और ऑन हो जाता है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि ऑन रह गया, तो मैं यहाँ से ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। चलो आर्टिकल 54 चलते हैं, क्योंकि एक ही वजह से सभी डिस्टर्ब हो तो सही नहीं है। चलो आर्टिकल 54 हमने देखा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि उनके इलेक्शन हो गए। अब इनके इलेक्शन कैसे होंगे वो किसमें बताया गया है वो भी देखते हैं। ठीक है, इनकी इलेक्शन जो है वो कैसे होंगे, वो कैसे बताया गया है, तो कहा है आर्टिकल 55 में कहा गया है कि इनके जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट करेगा, कंडक्टेड बाय इलेक्शनल कमिश्नर। ठीक है, कौन है, इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कि अगर इनके इलेक्शन के बीच में अगर लगता है कि कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हैं, तो उनको जो सॉल्व करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उनके डिस्प्यूट्स को, उनके विवादों को जो है वो
सॉल्व किया जाएगा। मैंने पहले ही बोला है कि जब क्लास हो रही होती है तो मैसेज नहीं करने, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, फिर आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और उसी के पास पावर है कि इलेक्शन के बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स आता है तो उसको सॉल्व जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही आपका करेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्शन जो है उनके इलेक्शन में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इलेक्टोरल कॉलेज, फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। कौन ये होता है इसमें शामिल, देखेंगे अभी हम कि इलेक्टोरल कॉलेज जो हमने लिखा वो क्या है। इसके बीच में कौन कौन शामिल है, इलेक्टोरल कॉलेज का यहाँ पे क्या 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 मतलब है कि कौन कौन लोग जो है शामिल है, किसको इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले ओनली इलेक्टेड मेंबर, ये बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ टेट में ही नहीं बल्कि आपके सभी एग्जाम्स में अदर में भी कल को काम आएगा। इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके जैसे लोकसभा होगी आपकी, उसके इलेक्टेड मेंबर, प्लस आपकी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा तो सभी ने सुन ही रखा है ना, अभी हमने इस पे कॉन्सेप्ट किया नहीं है वैसे, पर आई होप कि आप सभी ने जो है ऑलरेडी सुन रखा है। और ये पता नहीं क्यों मेरा पेन जो है बार बार दिक्कत देना शुरू कर देता है। चलिए, तो हमने कहा इलेक्टेड मेंबर कौन से, लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक है। ये सभी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कैन पार्टिसिपेट, यही जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए था, हमने ये तो पता चल गया कि लोकसभा और राज्यसभा के हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कैसे टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली आपके इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। आपको याद रखना सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर की अगर बात करें तो 543 प्लस 233 इक्वल टू कितने मेंबर हो गए, 776, ठीक है। इनमें से लोकसभा में दो जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेटेड जो है वो 12 आपके जो है 12 जो है वो आपके नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। लोकसभा में 2 मेंबर और राज्यसभा में 12 जो है वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जिसको जिनको जो है नॉमिनेट किया होता है। और इलेक्टेड जो है वो कितने हैं, तो ये वो या मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात, और कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग, मैंने ऐसे लिख दिया राइटिंग, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड बचा नहीं नीचे, दिल्ली एंड पांडिचेरी, दिल्ली एंड पांडिचेरी, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में कहते हैं आप विधान सभा, ठीक है। यानी कि
जो भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसमें भाग लेंगे। साथ में इसमें जैसे दिल्ली और पुडुचेरी क्या है आपकी यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो उनके भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो उनकी विधानसभा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ दो ही, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो अब आपको जो है पता चल चुका होगा कि कौन कौन से जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई ऐसा जिसको नहीं पता चला हो तो रितु एक बार माइक ऑन करके ना ऑफ कर लिया करो, ठीक है, तभी साउंड आएगी, अदरवाइज साउंड नहीं आती है। ठीक है, ये तो पता चल गया कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? नो लेजिस्लेटिव, देख लेना, ये पेन का ना थोड़ा सा पता नहीं इशू हो गया, थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो आप जो है एक बार जो है इसको देख लेना, ठीक है। वैसे मैं साथ में बोल ही रही हूँ, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि जो भी राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें जो आपकी विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब है विधान परिषद, उसके जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। विधान परिषद के नहीं करते हैं, कौन करते हैं? विधान सभा के करते हैं। अब विधानसभा विधान परिषद जो है, ऐसे 6 स्टेट हैं जहां पे दोनों चीजें हैं ये, ठीक है। विधान परिषद भी जहां पे है वो कौन कौन से स्टेट है या फिर कितने स्टेट है तो पता होना चाहिए। 6 स्टेट है, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। एक बार इनको सर्च कर लेना कि 6 कौन कौन से स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है, आपकी विधान परिषद भी है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए इसके बाद हम क्वालिफिकेशंस पे आ जाते हैं। वैसे तो बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट भी है लेकिन वो एग्जाम में मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, ये ड्राइंग टाइप में क्यों आ रहा है। चलिए देखते हैं, क्वालिफिकेशंस देखते हैं। क्वालिफिकेशन इनकी ऑथ, टेन्योर एंड सैलरी। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 58 में जो है कहा गया है कि पहली बात कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। एज जो है इनकी 35 जो है वो बताई गई है, मिनिमम कम से कम जो है वो 35 साल के होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात नहीं की है, ज्यादा जो मैक्सिमम एज है वो नहीं बता रखी है, सिर्फ मिनिमम एज बता रखी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पूछना हो तो पूछ लेते हैं वो। इसके बाद कि किसी भी वो प्रॉफिट वाले पद का जो है अधिकारी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी लाभकारी यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि किसी भी यहाँ तक कि पार्लियामेंट आपकी
और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव है या लेजिस्लेचर है, विधानसभा वगैरह जो भी है आपकी, विधान परिषद वगैरह जो भी है आपके राज्य की, उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी उसका जो है ये मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो वो आपकी संसद का हो, पार्लियामेंट का हो, और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेटिव का हो। लेकिन इतनी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए कि अगर उसको हम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो उसको हम जो है इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो लोकसभा का मेंबर भी बन सकता हो। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रखा कि बन सकता हो, ना कि हो। लोकसभा का मेंबर बनने की जो है वो क्वालिफिकेशन रखता हो। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर है या फिर विधानसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो योग्यता रखता हो ऐसी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्वालिफिकेशंस क्लियर हुई? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑथ। ऑथ से रिलेटेड बात की गई है आर्टिकल 60 में, अनुच्छेद 60 में जो है प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड बात की गई है, शपथ से रिलेटेड, कि उनको शपथ जो है वो कौन दिलवाते हैं। तो उनको जो ओथ दिलवाई जाती है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखना न्यायाधीश में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इनका टेन्योर। तो इनके जो कार्यकाल की बात की गई है वो आर्टिकल 56 में की गई है। इनके कार्यकाल जो है वो कितना रहेगा, कब तक ये जो है प्रेसिडेंट रहते हैं, तो इसके बारे में बात जो की गई है वो आर्टिकल 56 में की गई है। कहा गया है कि 5 साल तक, 5 ईयर तक जो है वो अपने कार्यकाल में रहेंगे। कब से? फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस से, यानी कि पहले दिन, जिस दिन उसने ऑफिस जो है ज्वाइन किया उन्होंने, उसी दिन से जो है वो 5 साल तक जो है अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्या री इलेक्शन होते हैं या नहीं। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो जितनी मर्जी बार चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है। अगर हम अमेरिका में अगर बात करें, यूएसए में, तो क्या है, वहां पे सिर्फ 2 ही बार जो है आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जैसे ओबामा थे। ठीक है, 2 ही बार बने थे। अगर ऐसा भारत की तरह होता तो हो सकता है वो दोबारा बन जाते। ठीक है, वहां पे सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में रिइलेक्शन होते हैं, चाहे वो आप फिर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आप जब मर्जी, जितनी मर्जी बार चाहें आप प्रेसिडेंट जो है वो बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नए स्टूडेंट साथ साथ में नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है, चलिए इसके बाद इनकी सैलरी देख लेते हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है। सैलरी यानी कि इनके वेतन, इनका जो वेतन है प्रेसिडेंट का वो कितना दिया जाता है? 5 लाख, बिल्कुल सही। ठीक है, 5 लाख जो है इनका वेतन है। देखो भाई, 5 लाख है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, और हर मंथ जो है 5 लाख मिलता है। कौन नहीं बनना चाहेगा प्रेसिडेंट? ठीक है, अब इनका जो वेतन दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, वो कहाँ से दी जाती है? तो कहाँ से चार्ज की जाती है इनको सैलरी जो दी जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि संचित निधि, भारत की संचित निधि में से।
इम्पोर्टेंट है। जब हम स्टेट का पढ़ेंगे तब भी जो है आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से उनको दी जाती है सैलरीज वगैरह, सीएम वगैरह को, ठीक है। अभी फिलहाल आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो इंडिया से ही रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि वो सेंटर के हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है इनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। इन पे जो है किसी भी तरह का इनटैक्स नहीं, सॉरी इनटैक्स बोल रही, इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। नो इनकम टैक्स। पूरे के पूरे 5 लाख जो है उन्हीं की जेब में जाते हैं, ठीक है। उन्हें जो है पूरी तरह से जो है, देखो घर उनके लिए फ्री है, रहना खाना के उनके लिए फ्री है, आना जाना उनके लिए फ्री है, फोन का बिल जो है उनके लिए फ्री है, सब चीजें जो है उनको फ्री है। सिर्फ 5-5 लाख जो उनको पे मिल रही है अपनी जेब में डालेंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो सैलरीज भी जो है आपकी होगी। इसके बाद कि अगर इनकी जो पोस्ट है अगर बाई चांस खाली हो जाती है, वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस, अब खाली होगी क्यों? या तो 5 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो जाएगा, कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा 5 साल के बाद। या फिर हो सकता है कि बीच में वो बीमार हो जाए या फिर डेथ हो जाए, ठीक है, बाय हिज डेथ, तब हो सकता है इनकी पोस्ट खाली। या फिर ये रिजाइन दे दे, ठीक है, खुद ही क्या दे दे, रिजाइन दे दे। या फिर इनको जो है रिमूव कर दिया जाए, रिमूवल बाय, अब रिमूव भी किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? इम्पीचमेंट लगा करके, इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। इनको कैसे हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट लगा करके, महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यही कारण हो सकते हैं कि ये इनका जो है, इनकी पोस्ट जो है वो खाली हो। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना होता है, तब क्या करते हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे? तो इनकी जगह जो है, इनकी जगह कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ जो है, विद इन 6 मंथ जो है उनको दोबारा से इलेक्शन करवाना जरूरी है। 6 मंथ के अंदर जो है नए प्रेसिडेंट को लाना जो है वो जरूरी है, ठीक है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही अगर एब्सेंट है, ठीक है, अपनी पोस्ट में दोनों ही एब्सेंट है, मान लो कि इन्होंने सलाह मशवरा किया, कहा कि चलो घूम के आते हैं बाहर, फॉरेन जाते हैं, ठीक है, दोनों चले गए, तो कौन इनकी जगह जो है काम करेगा? तो इनकी जगह काम करेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे बड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश जो भी होंगे, वो इनकी जगह जो है काम करेंगे। तो एक बार ऐसा हो चुका है भारत में, तो वो हुआ है कौन थे वो? हिदायतुल्लाह थे, जो इनकी जगह जिन्होंने काम किया था, ठीक है। जस्टिस यानी कि न्यायाधीश कौन थे वो? हिदायतुल्लाह, जिन्होंने इनकी जगह जो है काम किया था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फोर्टी मिनट की होती है अभी तो। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पीचमेंट देख लेते हैं, थोड़ी सी इनका आर्टिकल देख लेते हैं, बाकी इसको जो है अगले इनकी कल पावर्स वगैरह देख लेंगे और अगला टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे कल, हम जो है खत्म कर देंगे उसको, ये वाली, ठीक है। कल जो है रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी मैं, आपको रिकॉर्डिंग जो है दूसरे उससे अपलोड कर दूंगी, और कल हम जो है विदाउट रिकॉर्डिंग जो है खत्म कर देंगे इसको। कल सैटरडे भी है तो ये पूरा हम जो है जितना भी टाइम लगेगा कल विदाउट रिकॉर्डिंग जो है, टाइम आप ज्यादा लग सकता है, मतलब यानी कि अगर हम रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं तभी 40 मिनट की क्लास होती है, अदरवाइज आप जो है 2 घंटे की क्लास भी ले सकते हैं इसमें। अब है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पे महाभियोग। अब आर्टिकल 61 किसमें? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल, इससे डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। अभी बता रही हूँ, बहुत बार डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया है।
इम्पीचमेंट का प्रोविजन जो है कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अब ये जो आर्टिकल है ये क्यों लगाया जाता है, इम्पीचमेंट क्यों लगाई जाती है, महाभियोग क्यों लगाया जाता है। सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही है जिनके लिए हमने वर्ड यूज किया है इम्पीचमेंट, बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सबके लिए हम रिमूवल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो क्यों लगाया जाता है ये, जब प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने अगर संविधान का उल्लंघन किया है तब जाकर के जो है आप जो है उन पे क्या लगा सकते हैं, इम्पीचमेंट लगा सकते हैं संविधान का उल्लंघन करने पे। अदरवाइज कोई भी किसी भी तरह का अपराध किया हो तब भी जो है प्रेसिडेंट को हम जेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तब भी हम उन पे जो है किसी तरह का एलिगेशन जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही वजह है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। और ये जो इम्पीचमेंट वाला प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके यूएसए से। इसमें क्या होता है, नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, 14 डेज पहले एडवांस में जो है क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि आप पे इम्पीचमेंट लगने वाली है, इस तरह से आपका जो है सब चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो 14 डेज का नोटिस है ये कौन देता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में दिया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट का कोई भी हाउस जो है इसको नोटिस जो है दे सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो भी हाउस देगा, नोटिस देगा, कम से कम उसमें 1/4 1/4 जो मेंबर है उनका समर्थन होना चाहिए, उनका जो है साइन उसमें होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। इम्पीचमेंट क्लियर होगी कि कैसे दी जाती है, कहाँ दी जाती है, किसके पास दी जाती है। इम्पीचमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो आपके जो है इलेक्टेड हो, ठीक है। सिर्फ विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इनके, पार्लियामेंट के ऑल मेंबर, चाहे वो फिर नॉमिनेटेड है चाहे वो इलेक्टेड है, चुने गए हैं या फिर ऐसे जो है नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे इनके इम्पीचमेंट में। जो आपकी स्टेट की जो भी विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ना ही विधानसभा ना ही विधान परिषद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। आपका इम्पीचमेंट तक जो है प्रेसिडेंट हो चुका है, अब कल जो है पावर्स देखेंगे इसकी हम, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कल पूछ सकते हैं। अब जो है क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद आपकी कितने बजे से है क्लासेस, कंप्यूटर की है शायद 3 बजे, उसके बाद जो है 5 बजे के बाद है। मैम 1/4 वाला बताना एक बार। हाँ, लेकिन 1 मिनट होने वाला है, इससे पहले मैं बता दूं कि जब जो भी पार्लियामेंट का हाउस है, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, वो नोटिस दे सकते हैं